नमस्कार। अब तक की हमने पंचायती राज सिस्टम पे जो चर्चा करी, उसमें हमने ये समझा कि पंचायती राज सिस्टम होता क्या है, इसकी संरचना स्ट्रक्चर किस प्रकार का है और पंचायती राज के साइलेंट फीचर्स किस तरह से हैं, किस प्रकार से पंचायती राज ने महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र को ज़मीनी लेवल तक ले आने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। अब हम इसके आगे के विषय में चर्चा करेंगे कि पंचायत सिस्टम का फंक्शन किस तरह से है, क्या काम करते हैं ये लोग और क्या क्या समस्याएं भारत में आ रही हैं पंचायती राज को लेकर, और उस समस्याओं से निपटने का क्या तरीका हमारे पास होने चाहिए, उपाय क्या होने चाहिए। इन सब विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि रोल एंड फंक्शंस में पंचायतों की जो मुख्य जिम्मेदारी है, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय से जुड़े हुए विषय पर योजनाएं तैयार करना और इन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करवाना, जो भी संसाधन उनको मिले हैं, जो भी क्षमता उनको दी गई है उसके माध्यम से। इसके अलावा हमारे संविधान की 11 शेड्यूल में जो सब्जेक्ट्स, जो कामकाज सौंपे गए हैं, उनमें से राज्यों ने जितने को डाइल्यूट किए हैं, क्योंकि सभी राज्यों ने 11 सूची के जो विषय हैं वो डाइल्यूट नहीं किए हैं। ये भी एक मुद्दा है जो भी हम देखेंगे अभी आगे इशूज़ में, कि राज्यों की रुचि भी पंचायतों को लेकर बहुत अच्छी नहीं रही है। राज्यों का रवैया भी उदासीन रवैया देखा गया है और इस कारण से पंचायतों के द्वारा जो सकारात्मक या बेहतर भूमिका निभाई जा सकती थी वो उतनी नहीं निभा पा रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में हम पंचायतों की एक बड़ी भूमिका देख रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में ही पार्ट 1 में कहा था कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में पंचायतों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और ये इसलिए हो पाया कि वहाँ के राज्यों में 11 शेड्यूल से जुड़े हुए जो 29 विषय हैं उसमें से अधिकांश विषय उन्होंने पंचायतों को सौंप दिए हैं, है ना। तो ये भी एक बड़ा कारण था। तो क्राइसिस मैनेजमेंट के दौरान इनकी बड़ी भूमिका है। इसके अलावा ज़मीनी स्तर पर जन भागीदारी को सूचित करना, है ना, किसी भी कार्यक्रम को जन आंदोलन में परिवर्तित करना, पीपल्स पार्टिसिपेशन शो करना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि पंचायतों के कामकाज और फंक्शंस में आती हैं। अब हम आते हैं इश्यूज़ को लेके। इश्यूज़ में सबसे बड़ा जो मुद्दा पंचायतों के साथ हम देखते हैं वो ये देख रहे हैं कि पंचायतें को पर्याप्त वित्त नहीं मौजूद है, लैक ऑफ एडुकेट फंड्स, ये एक बड़ी समस्या है। और इस कारण से क्योंकि उनके पास फंड नहीं है तो उनकी जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है और पंचायतों के माध्यम से जो हम चाहते हैं वो हम उससे हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा पंचायतों के कामकाज में हम ये भी देखते हैं कि कई बार नियमित समय पर चुनाव नहीं हो पाता, पंचायतें समय से पूर्व भंग भी कर दी जाती हैं। और ये भी देखते हैं कि पंचायतों के कामकाज में कई बार राजनीतिक दखल बहुत ज़्यादा होता है, MP MLA, और इस कारण से भी पंचायतों का कामकाज काफ़ी प्रभावित होता है। विशेष रूप से उन राज्यों में या उन स्थितियों में जब MP किसी और पार्टी से है और MLA किसी और पार्टी से, तो हम देखते हैं कि उस क्षेत्र विशेष की पंचायत पर उसका काफ़ी नकारात्मक परिणाम पड़ता है, उनके कामकाज काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो ये भी एक स्थिति बन रही है। फिर हमने देखा थोड़ी देर पहले कि 73rd अमेंडमेंट कर दिया गया, लेकिन ये कौन सी शक्तियाँ दी जाएंगी इनको, इसको तय करने की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई। और जैसा कि पता है कि राज्य सरकारों ने इस पर रुचि नहीं ली, इसलिए उनको जब फंक्शन से ट्रांसफ़र नहीं हुए तो उनकी भूमिका वैसे भी बहुत सीमित रह गई। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इनको जो कर आदि वसूलने की शक्ति दी गई, एक तो राज्य से उनको वित्त मिलता है, एक उनको खुद से अपना खर्च या अपनी आमदनी करने के जरिए भी उनको दिए गए हैं, लेकिन वो जरिए भी उतने प्रभावी नहीं हैं, बहुत सीमित उनकी भूमिका रही है। तो इस कारण से पंचायतें जो है कमज़ोर रही हैं टैक्स आदि के मामले में। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल कुछ कमियां भी पंचायतों में हैं, संरचनात्मक कमियां भी हैं, जो पर्याप्त उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे वो कर्मचारियों को लेवल पर या फिर उनको तकनीकी ज्ञान के माध्यम से जो जानकारी उनको मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है पंचायतों को। और उस कारण से भी पंचायतें अपने कामकाज करने में उतनी सक्षम नहीं है। जो हम चाहते हैं कि नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बॉटम टू टॉप हो, टॉप टू बॉटम नहीं, तो उसको करने के लिए जितनी क्षमता चाहिए पंचायत संस्थाओं को उतनी उनके अंदर मौजूद नहीं है।
फिर ग्राम समिति की जो मीटिंग है वो भी समय समय पर नहीं होती, ग्राम सभा की बैठकों में एजेंडों का अभाव दिखाता है और कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। ये भी कुछ कमियां हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा ये देखा गया कि जिन इलाकों में आरक्षण है या जहाँ पे महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है वहाँ जो उनकी भूमिका है वो उतनी बेहतर नहीं है। उन्हीं की भूमिका उनके पुरुष प्रतिनिधि बेसिकली निभाते हैं। ये समस्या ग्रामीण पंचायत में भी है और शहरी पंचायतों में भी समस्या दिखाई देती है कि महिलाओं को आरक्षण जरूर चूँकि उन्हीं के नाम पे वोट उन्हीं के नाम पर डलता है क्योंकि महिला की सीट आरक्षित थी, लेकिन वास्तव में उसका लाभ जो ले रहे हैं वो उनके रिश्तेदार या उनके जो बड़े हैं पति वगैरह वो लोग उनकी भूमिका निभा रहे हैं। केवल महिला जो है नॉमिनल पंचायत हेड है वो उसकी जो भूमिका है रियल वो काफ़ी कमज़ोर है ना। लेकिन ये जो हम देखते हैं कि उनकी भूमिका कमज़ोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण किया गया वो ठीक नहीं है। हमने ये भी देखा है कि जिन इलाकों में महिला पंचायत प्रतिनिधि वास्तव में सक्रिय और पढ़ी लिखी है तो उसका रिफ्लेक्शन वुमेन एम्पावरमेंट पड़ता है क्योंकि उसके द्वारा महिला संवेदनशील कार्य जैसे स्कूलों में शौचालय का निर्माण, जैसे अस्पतालों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर सुविधाओं की उपलब्धता आदि बेहतर हुई है जहाँ पे महिला प्रतिनिधि पढ़ी लिखी है। इसलिए ये कहना कि महिला आरक्षण का लाभ कोई लाभ नहीं है, इसे ख़त्म कर दें, लेकिन ये सही नहीं है। लाभ है लेकिन उन्हीं इलाकों में जहाँ पे महिलाएं सक्रिय होकर भूमिका निभा रही हैं। हमें महिला आरक्षण की बजाय प्रयास ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक महिलाएं शिक्षित हो, जागरूक हों और वो अपनी भूमिका सक्रिय निभाएं बजाय निष्क्रिय भूमिका या नाम मात्र की जो भूमिका है उससे। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जो पंचायती व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व का सिद्धांत है उसमें काफ़ी कमियां हैं और उस कारण से भी हम देखते हैं कि उनके कामकाज पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो शासकीय कर्मचारी पंचायतों में होते हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके बीच तालमेल का अभाव भी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हम देखते हैं कि उनके बीच में तालमेल का अभाव होता है जिससे पंचायतों का विकास प्रभावित होता है। तो जो सरकारी कर्मचारी हमने रखे हैं इसके अंदर उनके बीच में तालमेल कैसे बेहतर किया जाए ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है पंचायतों के काम को बेहतर करने के लिए। अब हम आते हैं उसको और अधिक बेहतर कैसे किया जाए। तो पहला तो ये है कि उनको जो हम फिस्कल फेडरलिज्म की बात करते हैं, वित्तीय संघवाद अर्थात फिस्कल ऑटोनॉमी उनको मिल पाए और ये जो ऑटोनॉमी मिल पाए इससे पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी और फिर वो अपनी जिम्मेदारी को पहले की तुलना में और अधिक बेहतर निभा पाएंगे। तो ये एक चीज़ है। फिर सेकंड एआरसी की जो 6वीं रिपोर्ट आई थी, लोकल गवर्नेंस एंड इंस्पायरिंग जर्नी इनटू द फ्यूचर, इसमें कहा गया था कि क्लियर कट डिमार्केशन होना चाहिए तीनों जो हमारे चरण हैं उनके बीच में कामकाज को लेकर। ऐसा नहीं कि ब्लॉक पंचायत और जो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत है उनके बीच में कामकाज का पर्याप्त जो है सीमांकन न होने के कारण ओवरलैपिंग किसी बनती है जिससे कहीं ना कहीं कामकाज भारी पड़ता है। फिर एक और सुझाव है कि हमें राज्यों को एक्टिविटी मैपिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहिए जिसमें तीनों टायर्स जो तीनों हमारे चरण हैं उनके कौन कौन से विषय 11 शेड्यूल के दिए गए हैं और किस किस पे उनने क्या क्या कामकाज किया ये पूरा रखा जाए। इससे उनकी जिम्मेदारियां उनके रोल भूमिकाओं को उसमें सूचित किया जाए। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि राज्यों ने पर्याप्त उनको विषय नहीं दिए हैं तो पर्याप्त विषय भी दिए जाएँ। उन विषयों को देने के साथ ही उनके ऊपर क्या विकास हो रहा है इसकी भी लगातार निगरानी की जा सके। एक और चीज़, कई राज्यों ने स्पेशली कर्नाटक केरल ने तो बहुत सारे कदम उठाए हैं इसके लिए, लेकिन बाकी राज्यों ने अभी इसके लिए उतना काम नहीं किया है, तो ये भी चिंता का विषय है। फिर बॉटम अप प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि जिले लेवल पे प्लानिंग हो, उसके लिए उस प्लानिंग को फिर हम ग्राम सभा के लेवल पे लागू करवाएं। हमें गांव विशेष की समस्याओं को समझते हुए
ग्राम पंचायत के माध्यम से और ब्लॉक पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत तक नीति निर्माण का प्रयास करना चाहिए, ना कि जिला जो हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई है उसके माध्यम से नीचे तक हम लेके आ रहे हैं। फिर मैंने कहा था कि अधिकारी जो हमारे आते हैं वो डिफरेंट कैडर के आते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट के आते हैं और उनके प्रशासनिक अधिकारी और जो निर्वाचित प्रतिनिधि के बीच में तालमेल का अभाव होता है। इसके लिए एक बहुत बेहतर उपाय दिखते हैं हम कर्नाटक में, जहाँ पे एक सेपरेट पंचायतों को लेकर उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक कैडर खड़ा किया है जिनको बेहतर जानकारी है पंचायतों के कामकाज संदर्भ में और वो उसको और अधिक तालमेल करते हैं। तो इस तरह से हमें एक इस स्टेट लेवल पे कुछ सेपरेट ब्यूरोक्रेटिक कैडर बनाना चाहिए पंचायतों के लिए, जो कि पंचायतों के कामकाज के लिए एक्सपर्ट्स हों। सामान्य सरलीकरण नहीं करना चाहिए, सामान्य अधिकारी नहीं, जो पंचायतों के लिए ज़्यादा अनुभवशाली है उन्हीं को रखा जाए। इसके अलावा हम जो प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन की बात हमने की थी महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर, उसमें सीधे सीधे सॉल्यूशन यही है कि हम अधिक से मूवमेंट एम्पावरमेंट को लेकर चलें, महिलाओं को शामिल करें और वो सबकी भूमिका निभाएं, इसके लिए हम उनको प्रेरित करें। कई राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा ने कुछ समय पहले पंचायतों में बाकायदा प्रावधान डाला इनके कामकाज को बेहतर करने शिक्षा का। ये बेहतर प्रावधान था क्योंकि देखा गया कि जिन इलाकों में पंचायत प्रतिनिधि पढ़े लिखे हैं वहाँ पे कामकाज का जो प्रभाव है वो बहुत बेहतर है, कार्यशैली जो है वर्क कल्चर जो है काफ़ी अच्छा है। तो ये जो हमने क्राइटेरिया लिया है एजुकेशन का, इसको हम बाकी राज्यों में भी लागू करें और संभव हो तो हम इसको एमपी और एमएलए के लेवल पे भी लेके जाएं, ताकि शिक्षा से कामकाज की गुणवत्ता पे जो प्रभाव पड़ता है उसको हम वास्तविक रूप में लागू कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो आती है उसको लेके भी राज्य गंभीरता नहीं दिखाते, तो उसके लिए भी हमें मैकेनिज्म इशू होना चाहिए कि राज्यों को स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो आती है फंड डिवाइड करने के लिए उसे लागू करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाए और समय समय पे उनकी इस स्थिति को देखा जाए कि उन्हें कितना दिया है। और इस क्राइटेरिया को आधार बना के ही जो हमारा फाइनेंस कमीशन बनता है नेशनल लेवल पे आर्टिकल 280 के तहत, उसमें भी क्राइटेरिया रखा जाए कि जितना इन्हें पंचायत डाइल्यूट किया है और पंचायतों ने जितना डेवलपमेंट किया उस आधार को उसको क्राइटेरिया बना के ही उनको आगे से फॉर्मूले में फंड ट्रांसफ़र के लिए रिकमेंडेशन दी जाए। तो कुल मिला के हमें समय आ गया है कि पंचायतों को और ज़्यादा बेहतर किया जाए, उनमें हॉलिस्टिक चेंज लेके आया जाए ताकि पंचायतें और अधिक बेहतर भूमिका निभा सकें और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें हम चाहते हैं कि जन भागीदारी बेहतर हो, क्योंकि जितनी जन भागीदारी होगी उतनी ही कार्यक्रमों की सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये सब तमाम अनुभव देखते हुए हमें जो है पंचायतों को मजबूत करना चाहिए। पंचायतें स्थानीय लोगों के द्वारा शासन की संकल्पना है और इससे स्थानीय समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकेगा, बजाय केंद्र द्वारा लाई गई नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने के। तो ये पूरा क्वेश्चन है आपका, ये पूरा डिस्कशन है आज का। लास्ट में हमने एक क्वेश्चन रखा है जो एमपीएससी मेंस में उठाया में आया था, उसमें आपको वर्किंग एंड प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया पे एक क्रिटिकल नोट लिखना था। मैंने बता दिया आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या क्या समस्या आ रही है, फंड की समस्या आ रही है और प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है इसमें, साथ में पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं होने के कारण, सपोर्ट नहीं होने के कारण और उनके पास क्षमता ना होने के कारण, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन समस्या बिटवीन डिफरेंट जो हमारे चरण हैं उनके बीच में, और ओवरलैपिंग की समस्या है। फिर इनके पास जो इंटरफेरेंस है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस भी है, प्लस जो एमपी एमएलए हैं उनका इंटरफेरेंस भी है। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कामकाज में कमज़ोर कर रही हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आपको आधार बना के इस क्वेश्चन लिखना था और साथ में कहना था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय शासन या पंचायती राज से हम आशा क्या करते हैं, हमें वर्तमान में स्थिति क्या है और इसे और बेहतर कैसे किया जाए। ये इस क्वेश्चन के 3 भाग बनेंगे जिसमें आपको इसको एक्सप्लेन करना है। धन्यवाद।